हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है लेंस का रेखीय आवर्धन। क्लियर। तो सबसे पहले हम आवर्धन को देखेंगे। तो सामान्य भाषा में हम आवर्धन को कहते हैं वृद्धि या इजाफा। क्लियर। कैसे? सामान्यतः। लेकिन यहां पर हम आवर्धन का जो अर्थ लेके चलेंगे वो होगा बिंब की तुलना में प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा या छोटा या बिंब के बराबर बन रहा है। क्लियर। तो वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, आवर्धन का सामान्य अर्थ क्या होता है? वृद्धि या इजाफा। लेकिन हम यहाँ पे आवर्धन का अर्थ क्या लेके चल रहे हैं कि बिंब की तुलना में प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा या छोटा या बिंब के बराबर बन रहा है। क्लियर। आप यहाँ पे ये देखेंगे कि बिंब की तुलना में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो बिंब से बड़ा बन रहा है या छोटा बन रहा है या बिंब के आकार के बराबर बन रहा है। क्लियर। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे जो अपन ने शब्द लिया है वो क्या लिया है? रेखीय आवर्धन। कौन सा आवर्धन लिया है? रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन क्या होता है? अगर हम बिंब को रेखीय ले लें, कैसा ले लें? रेखीय। अब आप कहेंगे सर रेखीय बिंब कैसा? जैसे आपने बिंब के रूप में कोई तार ले लिया। क्या ले लिया बिंब के रूप में? तार, धागा। तो तार या धागा कैसे होते हैं? रेखीय होते हैं। तो इस स्थिति में आपका बिंब कैसा हो जाएगा? रेखीय हो जाएगा। क्लियर। क्या हो जाएगा? बिंब रेखीय। इस स्थिति में जो आवर्धन होगा वो क्या कहलाएगा? रेखीय आवर्धन। क्लियर। अगर हम आपसे कहें कि अगर हमने बिंब कोई वर्गाकार या आयताकार या त्रिभुजाकार वस्तु ले ली। क्लियर। बिंब के रूप में आपने क्या ली? कोई वर्गाकार, आयताकार या त्रिभुजाकार वस्तु। तब आवर्धन क्या कहलाएगा? तब आपका जो आवर्धन है वो कहलाता है क्षेत्रीय आवर्धन। क्लियर। तो अब आप रेखीय आवर्धन और क्षेत्रीय आवर्धन में देखेंगे कि जब आपका रेखीय आवर्धन होगा तो बिंब और प्रतिबिंब दोनों की लंबाई या ऊंचाई की बात करेंगे। क्लियर। और जब आपका क्षेत्रीय आवर्धन होगा तब हम बिंब और प्रतिबिंब दोनों के क्षेत्रफल की बात करेंगे। क्लियर। अब हम देखते हैं आवर्धन का सूत्र। तो आवर्धन के सूत्र के लिए हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि किसी बिंब की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। किसी बिंब की ऊंचाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर। और इस बिंब का प्रतिबिंब जो बन रहा है उसकी जो ऊंचाई है वो 4 सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर है? 4 सेंटीमीटर। अब मैंने आपसे कहा कि बताइए बिंब की तुलना में प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा बन रहा है? कितना गुना बड़ा बन रहा है? कितना आंसर होगा आपका? बताइए। 2 होगा कि नहीं होगा? कितना गुना बड़ा बन रहा है प्रतिबिंब? प्रतिबिंब 2 गुना बड़ा बन रहा
है। कैसे? बिंब की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। हम यहाँ बिंब और प्रतिबिंब की ऊंचाई ही क्यों ले रहे हैं या लंबाई ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि रेखीय आवर्धन है, जिसे हम क्लियर कर चुके हैं। तो प्रतिबिंब 2 गुना बड़ा बन रहा है, तो 2 गुना बड़ा बन रहा है, ये आपको कैसे पता चला? आपने क्या किया? 4 में कितने का भाग लगा दिया? 4 में कितने का भाग लगा दिया? 2 का, तो कितना आया? 2। अब 4 क्या था? देखो 4 क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। किसकी ऊंचाई है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। देखो 2 क्या है? बिंब की ऊंचाई। बिंब की ऊंचाई। क्लियर? और आवर्धन में हम क्या देखते हैं? अभी मैंने आपको बताया था, बिंब की तुलना में प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा या छोटा या बिंब के बराबर बन रहा है। तो यहां आपने देखा कि बिंब की तुलना में प्रतिबिंब 2 गुना बड़ा बन रहा है, अर्थात 2 क्या है? आवर्धन है। और इसे आपने कैसे प्राप्त किया है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा बिंब की ऊंचाई। क्लियर? प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी थी? 4 और बिंब की ऊंचाई कितनी थी? 2। तो कितना आ गया है आपका? 2। क्लियर? अब हम इस सूत्र को अच्छे से लिखेंगे। आवर्धन को इंग्लिश में मैग्निफिकेशन कह देते हैं। क्लियर? और रेखीय आवर्धन को हम मैग्निफिकेशन के स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? तो रेखीय आवर्धन को आप किससे शो करते हैं? स्मॉल m से। स्मॉल m बराबर सूत्र क्या निकाला आपने अभी? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। क्लियर? यदि हम मान लें कि प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है? h डैश और बिंब की ऊंचाई कितनी है? h, तब आपका सूत्र क्या बन जाएगा? स्मॉल m बराबर h डैश अपॉन h। क्लियर? तो आप देख रहे हैं आवर्धन क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें, परिभाषा लिखना चाहें, तो क्या लिखेंगे? देखो क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। क्लियर? और हम किसके रेखीय आवर्धन की बात कर रहे हैं? लेंस के। तो इसकी जो हम डेफिनेशन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? लेंस द्वारा बने किसी बिंब के प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं उस बिंब की ऊंचाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्लियर? एक बार और रिपीट कर रहा हूं मैं। लेंस द्वारा बने किसी बिंब के प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं उस बिंब की ऊंचाई का अनुपात लेंस का रेखीय आवर्धन कहलाता है। क्लियर? अब हम देखेंगे लेंस के रेखीय आवर्धन का व्यंजक। तो इसके लिए हम एक डायग्राम खींचेंगे और इस डायग्राम में हमने एक उत्तल लेंस लिया है और इस उत्तल लेंस के f1 व 2f1 के मध्य कोई हमने बिंब रखा है AB, जिसकी ऊंचाई कितनी है? h। क्लियर? और ये ऊंचाई प्लस की होगी क्योंकि मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर मापी गई दूरियां कैसी होती हैं? धनात्मक होती हैं। क्लियर? अब इस बिंब के ऊपर वाले सिरे से एक प्रकाश किरण इस उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। तो इस लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस f2 से गुजर जाएगी। क्लियर? और दूसरी वाली प्रकाश किरण को हम प्रकाशिक केंद्र O पर आपतित करा देते हैं। तो प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण बिना किसी विचलन के सीधी निर्गत हो जाती है। क्लियर? तो ये दोनों अपवर्तित प्रकाश किरणें इस बिंदु पर काट रही हैं, तो यहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। तो ये आपका बन गया प्रतिबिंब। क्लियर? इसे हम क्या कह देंगे? A डैश B डैश। और प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम क्या मान के चले थे? H डैश। चूंकि
ये जो प्रतिबिंब है मुख्य अक्ष से नीचे की ओर बन रहा है, तो इसकी जो ऊंचाई होगी वो होगी नेगेटिव, ऋणात्मक। क्लियर। और आप देख रहे हैं इस बिंब की तुलना में ये जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। क्लियर। तो आप इसकी थ्योरी में क्या लिख देंगे, चित्रानुसार उत्तल लेंस के सामने f1 व 2f1 के मध्य एक बिंब AB रखा है जिसकी ऊंचाई स्मॉल h है। इस बिंब का उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब a' b' बनता है जो 2f2 व अनंत के मध्य है। इस प्रतिबिंब की ऊंचाई -h' है। क्लियर। हम सभी दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मापते हैं, तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से बिंब तक की दूरी क्या कहलाती है, बिंब तक की दूरी क्या कहलाती है, u। आपतित प्रकाश किरण की दिशा इस ओर है, लेकिन आप दूरी इस साइड से इस साइड माप रहे हैं, तो यहां चिन्ह काय का आएगा, माइनस का। क्लियर। इस उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की जो दूरी होगी उसे हम क्या कहते हैं, v। चूंकि ये दूरी आप O से इस दिशा में माप रहे हैं, अर्थात आपतित प्रकाश किरण की दिशा में माप रहे हैं, तो चिन्ह काय का रहेगा, प्लस का रहेगा। क्लियर। तो इसे सॉल्व करने के लिए तो सबसे पहले मैं लिखता हूं क्या, चित्र से। कहां से, चित्र से। तो आप त्रिभुज देखें कौन कौन सा, ABO, ये त्रिभुज देखना है। क्लियर। एक तो ये देखना है और दूसरा देखना है A' B' और O। समझ में आ रहा कौन सा देखना है, A' B' O, ये वाला। इन दोनों त्रिभुजों में आप देखेंगे कि ये और ये दोनों ही कोण कैसे हैं, शीर्षाभिमुख। कहने का मतलब कोण BOA और कोण B'OA'। कौन कौन से, BOA और B'OA' कैसे हैं, शीर्षाभिमुख कोण हैं, जो आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। क्लियर। तो आप क्या लिखेंगे, चित्र से त्रिभुज ABO व त्रिभुज A' B' O में, कौन से में, A' B' O में कोण BOA, ये वाला कोण BOA बराबर कोण B'OA', कोण B'OA'। ये जो दोनों कोण हैं वो आपस में कैसे हैं, शीर्षाभिमुख हैं। कैसे हैं, शीर्षाभिमुख। और जब शीर्षाभिमुख होंगे तो आपस में बराबर होंगे। आगे आप देखेंगे ये वाला कोण कितना है, 90 डिग्री। ये वाला कोण भी कितना है, 90 डिग्री। कहने का मतलब कोण BAO और B'A', कोण BAO बराबर कोण B'A', 90 डिग्री के बराबर है। ये दोनों ही कोण कौन कौन से, BAO और B'A', 90 डिग्री के बराबर है, तो आपस में कैसे हो गए, बराबर। अब आप देख रहे हैं कि त्रिभुज ABO व त्रिभुज A' B' O में दो कोण बराबर हो गए, तो इनके तीसरे कोण भी आपस में कैसे होंगे, बराबर। अतः त्रिभुज ABO व त्रिभुज A' B' O समरूप हैं। कैसे हैं, समरूप त्रिभुज हैं। तो जब ये समरूप त्रिभुज हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होगा, बराबर। यानी कि पहले त्रिभुज का लंब बट्टे दूसरे त्रिभुज का लंब बराबर पहले त्रिभुज का आधार बट्टे दूसरे त्रिभुज का आधार। तो आप क्या लिख सकते हैं, पहला त्रिभुज अपन ने कौन सा लिया है, ABO, तो इसका लंब क्या है, AB। तो AB अपॉन दूसरे त्रिभुज का लंब क्या है, दूसरा त्रिभुज है कौन सा, A' B' O, तो लंब क्या है, A' B'। तो AB अपॉन A' B'। अब देखेंगे आधार, तो पहले त्रिभुज का आधार क्या है, OA, तो बराबर क्या हो जाएगा, OA। अब देखेंगे दूसरे त्रिभुज का आधार क्या है,
ओ ए डैश, तो यहां लिख दिया हमने ओ ए डैश। क्लियर? यहां देखें ये पहले त्रिभुज का लंब है, तो दूसरी साइड में भी पहले त्रिभुज का हमने आधार ही ऊपर लिया है। नीचे देखेंगे दूसरे त्रिभुज का लंब और यहां पे दूसरे त्रिभुज का आधार। क्लियर? इसी प्रकार लिखेंगे आप। तो अब आप देखेंगे ए बी की जो वैल्यू है वो कितनी है, h है, और ए डैश बी डैश की जो वैल्यू है वो कितनी है, माइनस एच डैश बराबर ओ ए की जो वैल्यू देखो वो कितनी है, माइनस यू, और ओ ए डैश की जो वैल्यू है वो कितनी है, v। क्लियर? इस माइनस से ये माइनस का चिन्ह सॉल्व हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गए, सॉल्व होके क्या आया, h अपॉन एच डैश बराबर u अपॉन v। क्लियर? अब हम LHS और RHS दोनों को उल्टा करके लिख देते हैं, तो क्या आएगा देखो, h डैश अपॉन h बराबर b अपॉन u। उल्टा करके क्यों लिखा, क्योंकि आप जानते हैं आवर्धन की परिभाषा से, किसकी परिभाषा से, आवर्धन की परिभाषा से क्या था, स्मॉल m बराबर h डैश अपॉन h। तो जो स्मॉल m था वो h डैश अपॉन h के बराबर था, तो यहां पे आप देखो h डैश अपॉन h किसके बराबर है, b अपॉन u के, तो आप क्या लिख सकते हैं, स्मॉल m बराबर b अपॉन u। क्लियर? तो आपको एक रेखीय आवर्धन का व्यंजक ये भी मिल गया। क्लियर? तो अब इसी व्यंजक को हम और आगे सॉल्व करेंगे, तो और आगे सॉल्व करने के लिए हम लेंस सूत्र का यूज करते हैं। कौन से सूत्र का, लेंस सूत्र का। तो क्या लिखेंगे, लेंस सूत्र से। आप जानते हैं लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। क्लियर? 10th क्लास में भी पढ़ा होगा आपने साइंस में। तो अब आप देखो आवर्धन का जो सूत्र है वो क्या निकल के आया, v अपॉन u। आपको यहां पे क्या चाहिए, कहीं ना कहीं आपको इन तीनों पदों में से कहीं क्या मिल जाए, b अपॉन यू, b अपॉन यू। तो आपको दूर से दिख रहा है, अगर हम किसका गुणा कर दें, b का, अगर b का गुणा कर दें तो क्या होगा, तो हमने लिखा b का गुणा करने पर, जब हम b का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, b अपॉन f बराबर v अपॉन v माइनस v अपॉन u। मिल गया आपको v अपॉन u, ये v अपॉन u चाहिए था ना, तो आपको v अपॉन u मिल गया ना। अब आप देखो b से भी हो गया सॉल्व, तो क्या आया, v अपॉन f बराबर 1 माइनस v अपॉन u। अब आपको v अपॉन u सॉल्व करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो v अपॉन u होता है वो आवर्धन के बराबर होता है। तो v अपॉन u को ट्रांसफर करके हम इस ओर लेके गए, चूंकि इधर v अपॉन u माइनस का है तो इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, प्लस का v अपॉन u हो गया बराबर, बन की जगह बन रह गया। अब हम इस b अपॉन f को इस साइड में ट्रांसफर करके ले जाएंगे, तो जब b अपॉन f को आप उस साइड में ट्रांसफर करके ले जाओगे तो ये काय का हो जाएगा, माइनस का। क्लियर? और आप जानते हैं चूंकि b अपॉन u बराबर किसके होता है, स्मॉल m के, कहां से, यहां से, इसलिए b अपॉन u की जगह आप क्या लिख देंगे, m बराबर 1 माइनस b अपॉन f। एक तो आपको आवर्धन का अगला सूत्र ये मिल गया। या इसका हम एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा, स्मॉल m बराबर f माइनस v अपॉन f। अगला सूत्र ये आ गया। क्लियर? तो आपको देखो आवर्धन के कितने सूत्र मिल गए, 1 2 3 4। तो इन दो सूत्रों को हम इस ओर लिख देते हैं, स्मॉल m बराबर 1 माइनस b अपॉन f, एक तो ये है, और दूसरा कौन सा है, स्मॉल m बराबर f माइनस v अपॉन f। क्लियर? तो आपको रेखीय आवर्धन के 4 सूत्र मिल गए, 1 2 3 4। क्लियर? जो ये सूत्र है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के पदों में है, ये सूत्र है वो प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी के पदों में है, ये सूत्र है वो किसमें है, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी के पदों में, ये भी आपका किसके पदों में है, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी के पदों में।
अगर यहां आपका प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी के पदों में है, अगर हम अगला सूत्र जो निकालना चाहें वो निकालना चाहें फोकस दूरी और बिंब दूरी के पदों में, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो हम पुनः लेंस सूत्र से देखेंगे। कहां से? पुनः लेंस सूत्र से। तो लेंस सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अभी आपने किसका गुणा किया था? v का, तब आपको सूत्र किसमें मिला? b में और f में। अब आपको किसमें चाहिए? बिंब दूरी यानी कि u में और फोकस दूरी f में। तो हम किसका गुणा कर दिए? u का गुणा करने पर। u का गुणा करेंगे तो देखो क्या आएगा? u अपॉन f बराबर u अपॉन v माइनस u अपॉन u। आगे आप देखेंगे u से u हो गया सॉल्व, तो क्या बचा? u अपॉन f बराबर u अपॉन v माइनस 1। क्लियर? और आप यहां से देखें आपको क्या चाहिए? v अपॉन u, लेकिन यहां पे क्या है? u अपॉन v। तो आपको u अपॉन v को सॉल्व करना है। इसके लिए मैंने क्या किया? -1 को उधर लेके गए, तो क्या हुआ? म्यू अपॉन f। -1 को जब आप इस ओर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का। तो क्या हो गया? u अपॉन f प्लस 1 बराबर u अपॉन b। इसको हमने एलसीएम लेके सॉल्व करना है। तो जब एलसीएम लेके सॉल्व किया तो क्या हुआ? u प्लस f अपॉन f। क्या हुआ? एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? u प्लस f अपॉन f बराबर u अपॉन b। लेकिन यहां से देखो आपको क्या चाहिए? b अपॉन u। तो हम इसको उलट के लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? f अपॉन u प्लस f अपॉन u प्लस f बराबर b अपॉन u। और आप जानते हैं चूंकि v अपॉन u बराबर क्या होता है? m। कहां से? यहां से। तो क्या हो जाएगा? इसलिए f अपॉन u प्लस f बराबर m, या इसे आप लिख सकते हैं क्या? स्मॉल m बराबर f अपॉन u प्लस f। यहां से क्लियर? b अपॉन u की जगह अपन ने क्या रखा? m, क्योंकि आप जानते हैं b अपॉन u बराबर क्या होता है? m। तो क्या हो गया? f अपॉन u प्लस f बराबर m, या m बराबर f अपॉन u प्लस f। क्लियर? तो आपको ये जो सूत्र मिला वो किसके पदों में है? फोकस दूरी और बिंब दूरी के पदों में। क्लियर? अब हम देखेंगे रेखीय आवर्धन के इन सूत्रों का न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होता है, तो अब हम इन सूत्रों को न्यूमेरिकल के लिए समझेंगे। ओके, तो आपने जो आवर्धन का सूत्र देखा था वो था m बराबर h डैश अपॉन h, सबसे पहला जो सूत्र था। अब आप इस चित्र में देखो, बिंब की तुलना में प्रतिबिंब कैसा है? उल्टा है। क्लियर? तो यहां पे जो h डैश है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, वो कैसी है? नेगेटिव है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? माइनस एच डैश। एच डैश की जगह क्या आ गया? माइनस एच डैश, क्योंकि एच डैश क्या होती है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। और यहां पे देखो प्रतिबिंब की ऊंचाई कैसी है? माइनस एच डैश। बट्टा एच होता है और एच क्या होती है? बिंब की ऊंचाई। यहां पे देखो बिंब की ऊंचाई कितनी है? एच। क्लियर? अगर आप इस पद को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू काय की आएगी? निगेटिव की। तो कहने का मतलब क्या है? स्मॉल m बराबर कैसा आएगा? नेगेटिव। कब? जब बिंब की तुलना में प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा होगा। क्लियर? तो इस स्थिति में क्या होगा? प्रतिबिंब उल्टा होगा, और जब उल्टा होगा तो कैसा होगा? वास्तविक होगा। क्लियर? यानी कि जब आपका रैखिक आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक होगा। क्लियर? ये जो आपका प्रतिबिंब है, इस प्रतिबिंब को किसी लेंस के द्वारा यहां न बनाकर यहां बना दिया जाए। कहां बना दिया जाए? यहां। तो इस प्रतिबिंब की जो ऊंचाई एच डैश होगी वो बताइए आप, प्लस की होगी कि माइनस की होगी? प्लस की होगी, क्योंकि अब जो आप इस प्रतिबिंब की ऊंचाई मापेंगे वो मुख्य अक्ष किधर माप रहे हैं? ऊपर की ओर। तो ऐसी स्थिति में आप सूत्र का यूज करेंगे तो क्या होगा? m बराबर क्या होता है? एच डैश अपॉन एच, अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा बिंब की ऊंचाई। अब आप यहां पे देखो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है? एच डैश, और बिंब की ऊंचाई कितनी है? एच। दोनों ही प्लस की हैं,
तो वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव, अर्थात स्मॉल m बराबर कैसा हो गया, पॉजिटिव। और जब आपका रैखिक आवर्धन पॉजिटिव होगा तब क्या होगा, बिंब की तुलना में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा। कैसा बनेगा, बिंब की तुलना में प्रतिबिंब सीधा बनेगा। तो आप कह सकते हैं प्रतिबिंब सीधा और कैसा होगा, आभासी। कैसा होगा, आभासी। क्लियर। तो वापस मैं रिपीट किए दे रहा हूं कि जब आपका रैखिक आवर्धन ऋणात्मक होगा तो प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक होगा, और जब आपका रैखिक आवर्धन धनात्मक होगा तब आपका प्रतिबिंब सीधा और आभासी होगा। क्लियर। तो आपको यह पता चल गया कि रैखिक आवर्धन को जब आप सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी, तो वैल्यू के चिन्ह से आपको यह पता चलेगा कि प्रतिबिंब आभासी है या वास्तविक है। क्लियर। अब उस वैल्यू में जो आंकिक वैल्यू आएगी, आंकिक मान आएगा, वो किसको बताएगा। तो अब हम बात करेंगे केवल आंकिक मान की, न कि चिन्ह की। चिन्ह की बात तो हम यहां पे कर ही चुके हैं। क्लियर। तो अब हम फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, यदि स्मॉल m इज लेस देन 1। कहने का मतलब क्या है कि रैखिक आवर्धन का जो मान है वो 1 से कैसा हो, कम हो। तब क्या होगा, आप क्या जानते हैं, चूंकि स्मॉल m बराबर क्या होता है, h डैश अपॉन h। जब m का मान 1 से कम है तो h डैश अपॉन h का मान भी 1 से कम होगा। क्यों, क्योंकि स्मॉल m बराबर क्या है, h डैश अपॉन h। कहने का मतलब स्मॉल m और h डैश अपॉन h आपस में बराबर हैं, और जब स्मॉल m का मान 1 से कम होगा तब h डैश अपॉन h का मान भी 1 से कम होगा। तो क्या लिख सकते हैं आप, h डैश अपॉन h इज लेस देन 1। क्लियर। इस स्थिति में आप क्या लिखोगे, h डैश इज लेस देन h। अब आप देखो ये क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और ये क्या है, बिंब की ऊंचाई, और बीच में ये चिन्ह है। यानी कि जब रैखिक आवर्धन का मान 1 से कम होगा तब प्रतिबिंब की ऊंचाई कैसी होगी, कम, और बिंब की ऊंचाई कैसी होगी, ज्यादा। क्लियर। तो कहने का मतलब क्या है कि जब रैखिक आवर्धन का मान 1 से कम होगा तो बिंब की तुलना में प्रतिबिंब छोटा बनेगा। क्लियर। अब हम देखेंगे सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, स्मॉल m बराबर 1। क्लियर। और आप क्या जानते हैं, चूंकि स्मॉल m बराबर क्या होता है, h डैश अपॉन h। तो जब स्मॉल m का मान 1 के बराबर है तो h डैश अपॉन h का मान भी किसके बराबर होगा, 1 के। क्यों, क्योंकि h डैश अपॉन h और m आपस में कैसे हैं, बराबर। इस स्थिति में क्या हो जाएगा, h डैश बराबर h। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर बिंब की ऊंचाई। क्लियर। यानी कि जब रैखिक आवर्धन का आंकिक मान 1 होगा तब प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई आपस में कैसी होगी, बराबर। यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो बिंब की ऊंचाई का ही बनेगा। क्लियर। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 3, क्या स्मॉल m इज ग्रेटर देन क्या हो, 1 हो। जब स्मॉल m इज ग्रेटर देन 1 होगा तब क्या हो जाएगा, आप जानते हैं चूंकि स्मॉल m बराबर क्या होता है, h डैश अपॉन h। जब स्मॉल m का मान h डैश अपॉन h के बराबर है और यहां देखें स्मॉल m का मान 1 से ज्यादा है तो h डैश अपॉन h का मान भी कैसा होगा, 1 से ज्यादा। तो h डैश अपॉन h इज ग्रेटर देन 1। क्लियर। इस स्थिति में क्या हो जाएगा, h डैश इज ग्रेटर देन h। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे आप तो क्या हो गया, यहां देखें आप, प्रतिबिंब की ऊंचाई कैसे, ये h डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, इज ग्रेटर देन h क्या है, बिंब की ऊंचाई। अर्थात आप कह सकते हैं कि जब रैखिक आवर्धन का आंकिक मान 1 से ज्यादा होगा तब बिंब की तुलना में प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। क्लियर। उम्मीद करता हूं रैखिक आवर्धन आपको समझ में आया होगा। रैखिक आवर्धन के डेरिवेशन के बाद जो बाद में हमने पॉइंट्स बताए हैं वो न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो उनको आप याद कर लें या अच्छे से समझ लें। धन्यवाद।